बड़े चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका 60% पोर्शन कवर करता है। लगभग आप कहोगे सर ये तो 50% होना चाहिए चैप्टर के अनुसार नहीं। लेकिन यहाँ पर जो भी चैप्टर है आपका हर एक डाउट क्लियर हो तो आप अभी सही लगा हुआ है। यानी कि एक बॉडी, इस बॉडी को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये क्या होगी, नीचे ड्रॉप होगी। अगर मैंने उसके साथ साथ इस पेपर को भी छोड़ दिया, ये पेपर भी क्या है, इसमें मैं पढ़ूंगा, तेरे साथ मैं उसके साथ उसके साथ मैं पीडीपी पढ़ूंगा, आप पढ़ूंगा, आप शायद नहीं पढ़ूंगा, राइट? बाद में आपको करना है डेवलपमेंट का ये आपको एक बार करना है, डिलीट करना है, फिर उसको मैंने आपका आपको जो भी डाउट होता है उसके डेटा ओरिजिनल है, आप टेस्ट लेना जो भी ऐसे करोगे एनालाइज करोगे। ये चीज की क्या है, ये की करो। आपका कंसेप्ट है जो फिर आप बेसिकली एनालाइज करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रो मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक है, यानी इलेक्ट्रो क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, जो मैग्नेटिक साथ मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक के साथ ये तो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए चार्ज कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है इज इक्वल टू 3 × 10 टू द पावर 9। हेलो, आप सभी विद्यार्थियों को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। मैं गणराज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरी इस फिजिक्स के क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, यानी कि क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, डैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, यानी कि हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फिर से बताता हूँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12। और उस फर्स्ट चैप्टर का आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, यानी कि क्लास नंबर फर्स्ट। क्लास नंबर फर्स्ट। फिर से एक बात कह देता हूँ, ए वाली क्लास हमारा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स। और ये वाली क्लास उन स्टूडेंट के लिए है, मेरे उन भाई और बहनों के लिए है जो नीट JEE और MST CET की प्रिपरेशन कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आप नीट JEE और MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर लाना है, आपको आपको आपका फिजिक्स बेहतरीन करना है, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करना है, आप चाहते हो कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो, तो आप अभी सही क्लास में हो। क्योंकि मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ आपका क्लास 12 का फिजिक्स, जो कि किसके लिए होगा, जो स्टूडेंट नीट JEE और MST CET के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो। इससे पहले वाले क्लास में हमने एक ओरिएंटेशन क्लास ऑलरेडी कंप्लीट की है, जिसमें मैंने आपको डिटेल प्लानिंग बताई थी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो भी आज फिर से हम एक बार इस ओरिएंटेशन क्लास में हमने जो जो कुछ देखा था वो एक बार हम फिर से देखेंगे। आप कहोगे कि भैया कि ये वाली क्लास, फिर से एक बार मेरा इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहोगे कि ये वाली क्लास नीट JEE और MST CET के लिए क्या सबके लिए एक ही क्लास होगी? तो इसका आंसर रहेगा हाँ, यस। क्यों? क्योंकि समझो बात को, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करो या चाहे आप MST CET की प्रिपरेशन करो और चाहे आप JEE की प्रिपरेशन करो, MST CET की प्रिपरेशन करो, नीट की प्रिपरेशन करो, चाहे आप JEE की प्रिपरेशन करो, आपका जो कंसेप्ट होने वाला है, जो कंसेप्ट रहेगा आपका फिजिक्स का, वो कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कंसेप्ट क्या होता है, सेम ही होता है। और आपको एक ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है कि अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो CET का लेवल थोड़ा सा कम होता है। CET से ज़्यादा लेवल किसका होगा, नीट का, उससे ज़्यादा किसका होगा, JEE, और उससे ज़्यादा JEE एडवांस का। यानी कि कंसेप्ट तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी क्वेश्चन की, वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा, चेंज रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल हमारा क्या रहेगा, चेंज। अब सिलेबस तो चेंज हो सकता है क्या, नहीं। कंसेप्ट हमारा नीट में, MST CET में, नीट में और JEE में, तीनों एग्जाम में हमारा कंसेप्ट सेम ही रहेगा। सिंपल क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या होता जाएगा, आपका चेंज होता जाएगा। JEE एडवांस में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, उसके कंपैरिजन में MST CET में थोड़ा कम
लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी हो गए कि जो कहेंगे कि भैया मुझे तो एमएसटी सीईटी का स्टडी करना है, फिर आप मुझे जेडब्ल्यू का भी पढ़ाओगे क्या? तो यस, इस क्लास में हम एमएसटी सीईटी से लेकर जेडब्ल्यू एडवांस तक के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जिसके बारे में मैंने ओरिएंटेशन क्लास में ऑलरेडी आपको सब कुछ बता रखा है कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या नहीं। तो भी फिर यहाँ पर एक बार फिर से बता ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कल हमने ओरिएंटेशन क्लास में जो कुछ चीज़ें देखी, हम उसको क्विक रिवीजन और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ताकि इस क्लास में जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए उनको भी सभी बातें समझ में आए। अगर आपने ओरिएंटेशन क्लास की है तो बहुत अच्छी बात की, नहीं की तो प्लीज़ कृपया जाके उस क्लास को एक बार कर लीजिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन। मैं श्री गणेश उबाले, प्यार से आप मुझे भैया भी कह सकते हो। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एमएससी फिजिक्स। मैं पिछले 5 ईयर से यानी कि 5 साल से नीट जेडब्ल्यू और एमएसटी सीईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, यानी लॉकडाउन के बाद में। जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। अभी तक मेरा एमएससी कंप्लीट हो चुका है, राइट। और मैंने कई सारे जो रीड्स है वो भी दिए हैं, लेकिन अभी तक मैंने सिंपल ऑफलाइन ही पढ़ाया था। इस बार मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी खुद के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम श्री गणेश उबाले, प्यार से आप मुझे भैया भी कह सकते हो या फिर गणराज सर भी कह सकते हो। मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी फिजिक्स, राइट। अब आगे देखो, ये होगा मेरे खुद के बारे में। आगे हमने ओरिएंटेशन क्लास में क्या क्या पढ़ रखा था। सबसे पहले मैंने ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको क्या करना होगा और मुझे क्या करना है, मैं आपको इस क्लास में क्या प्रोवाइड करूँगा, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले देखो आपके साइड क्या होगा। अगर आपको फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको फिजिक्स इम्प्रूवमेंट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उससे पहले मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगा उनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो मैं आपको ये जो लाइव लेक्चर होगा उसमें थ्योरी प्लस, इस लाइव क्लास में मैं आपको क्या देने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक की थ्योरी। उसके बाद 1 मिनट, चाहे तो आप यही पहले वाले सवाल कर लो, चलो नहीं इसको रहने दो। सबसे पहले मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, जो भी लाइव क्लास होगी हमारी उस क्लास में मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक। कोई भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया वो आपको फिर से पढ़ाया जाएगा, राइट। कंप्लीट थ्योरी होगी, कंप्लीट थ्योरी में हम बेसिक से लेके एडवांस तक सब थ्योरी हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। उसी क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। उसके साथ साथ जब हम जो भी थ्योरी हमने पढ़ी है उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसी के ही बेसिस पर पीछे हुए वाले नीट जेडब्ल्यू और एमएसटी सीईटी में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जिसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं यानी कि पीवाईक्यू, वो पीवाईक्यू भी हम साथ साथ उसी टॉपिक के साथ साथ लेके चलेंगे। अब इन सभी चीज़, ये जो सभी चीज़ें हैं ये हमें कहाँ पर मिलेगी, लाइव क्लास में। कहाँ पर होगी इन सभी चीज़ों, क्लास में, राइट। उसके साथ साथ मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगा, रेगुलर आपको डीपीपी मिलेगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। हम डेली प्रैक्टिस पेपर किसे कहते हैं, जो भी थ्योरी आपको जिस दिन भी पढ़ाई जाएगी उस पर जो भी सवाल होंगे, वैसे ही सिमिलर सवाल कुछ हार्ड लेवल के होंगे, कुछ इजी लेवल के होंगे, उन सभी सवाल को आपको एक सीट मिलेगी जिसे हम कहेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसे आपको क्या करना, मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करते जाऊंगा। उसके साथ साथ आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। जो भी आपको डाउट रहता है वो भी हमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब डाउट कहाँ पर पूछ सकते हो आप, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप डिस्कशन करूँगा, और ऑलरेडी मैंने ओरिएंटेशन क्लास में किया था।
उसके साथ साथ मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करूँगा, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स और क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। अब इन सभी चीज़ों को, ये जो थ्योरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ, ये तो हम लाइव क्लास में लेंगे। और ये आप कहाँ पर कर सकते हो? यूट्यूब पर। कहाँ पर कर सकते हो? यूट्यूब या फिर मेरे एप्लीकेशन पर। कहाँ पर करोगे? मेरे एप्लीकेशन पर। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो DPP है, डाउट सॉल्विंग सेक्शन है, टेस्ट सीरीज और नोट्स, आपको सिंपल कहाँ पर मिलेंगे? सिर्फ मेरे एप्लीकेशन पर। कहाँ पर मिलेंगे? एप्लीकेशन पर। क्योंकि यूट्यूब पर मैं तो कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको। यूट्यूब पर सिंपल क्लास हो सकता है, क्लास कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको जो भी DPP है, डाउट सेक्शन और टेस्ट सीरीज और नोट्स, ये आपको सिंपल कहाँ पर मिलेंगे? मेरे एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है श्री गणेश इंस्टीट्यूट। श्री गणेश इंस्टीट्यूट, राइट। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको ओरिएंटेशन क्लास में बहुत सारे डिटेल में बताया है। मैं आपसे क्या उम्मीद रखना चाहता हूँ, या फिर आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपका स्कोर फिजिक्स में एक अच्छा रहे। तो सबसे पहले आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है। चाहे तो आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस से ही कर लो। क्योंकि आपको साथ साथ उसके नोट्स भी बनाना है, यानी कि रिकॉर्डेड क्लास आपको अच्छे रहेगा और आप आपके टाइम के अनुसार उसे देख सकते हो। लेकिन सिंपल ये बात याद रखो, जब भी आप रिकॉर्डेड क्लास करोगे तो उस टाइम उसे 2x पर देखना है क्या? नहीं। सिंपल जो नॉर्मल स्पीड होगा उसी में आप क्लास अटेंड करोगे। जो भी क्लास हुआ है उस क्लास का आप DPP कंप्लीट करोगे। जो डेली आपको DPP मिलेगा उस DPP को आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, यानी कि हर दिन का काम उसी दिन आपको करना होगा। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है उसकी जो भी आपको DPP मिली है उस DPP को आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। बाद में आपको रेगुलरली क्लास नोट्स भी मेंटेन करने हैं, यानी कि जो भी आपको पढ़ाया गया है उस सब को आप आपके नोटबुक में क्या करोगे? उसे नोट डाउन करोगे। यानी कि आपको उसके साथ साथ आपके जो नोट्स है उसे भी मेंटेन करना है, ताकि आपको आगे आने वाले कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। जो भी आपको डाउट आता है वो डाउट आप मुझे पूछोगे। उसके साथ साथ आपको रेगुलरली क्या करना है? रिवीजन भी करना है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उसे आप हर दिन रिवीजन करोगे। पहले वाले दिन फर्स्ट दिन रिवीजन करोगे, बाद में 8 दिन के बाद में 15 दिन के बाद, और सबसे लास्ट वाला रिवीजन आपका 1 मंथ के बाद। आपको हॉनेस्टली टेस्ट भी देना है। कोई भी कॉपी नहीं करेगा, इधर उधर नहीं देखेगा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है? टेस्ट एनालिसिस। जो भी आपने टेस्ट दिया है उसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है और क्यों रॉन्ग हुआ है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। यानी कि आपको सिंपल आपके 100% देने हैं। आपको आपके क्या करना पड़ेगा? 100% देना ही पड़ेगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम डाउट कहाँ पर पूछ सकते हैं, हमें DPP कहाँ पर मिलेगी? इसके लिए मेरा एक एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको बताऊँगा ही। यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगा, आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर रख दिया है। सिंपल मैं आपको थ्योरी प्रोवाइड करूँगा, थ्योरी के साथ साथ मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा, उसके साथ साथ PYQ करेंगे। मैं आपको DPP भी प्रोवाइड करूँगा, आपका डाउट भी सॉल्व करूँगा, आपके टेस्ट का एनालिसिस भी करूँगा, आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, राइट। बाद में देखो आपको क्या करना है, रेगुलर सिंपल आपका काम यही रहेगा। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है, DPP को कंप्लीट करना है, आपके नोट्स को मेंटेन रखना आपका काम होगा। आपको जो भी डाउट होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। डेली आपको रिवीजन करना है, आपका टेस्ट देना है, और जो भी टेस्ट आपने दिया है उसे आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको आपका 100% देना है ताकि आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर कर पाओ। आगे आने वाले हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। आपका जो एक सिंपल एक रूल याद रखो, आज का काम आज ही कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाया नहीं है सर, आज छोड़ देते भैया कल कर लेंगे,
हमारे डीपीपी हम कल कर लेंगे, ये डाउट मुझे आया था मैं कल पूछ लेता हूँ, नहीं। जो भी डाउट आया है, जो भी प्रॉब्लम आया है, उसी दिन आपका क्लियर होना चाहिए। जो भी डीपीपी आपको जिस दिन प्रोवाइड किया गया है उसी दिन आप उसे क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। अब आगे देखो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैंने एप्लीकेशन के बारे में तो बताया, लेकिन आप मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हो, और वही स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट होगा जिसे फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर लाना है, जो चाहता है कि उसका हर एक डाउट सॉल्व हो, जिसे थ्योरी एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाई जाए, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। अब ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। देखो, वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन सोशल मीडिया के थ्रू। सबसे पहले कनेक्ट विथ अस, यानी कि मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, जो कि है आपके प्ले स्टोर के एप्लीकेशन का। ये मेरा खुद का प्ले स्टोर है, मेरा वन प्लेटफॉर्म, जो किस नाम से श्री गणेश इंस्टीट्यूट पर आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। विंडो का भी मेरे पास एप्लीकेशन है, अगर आपके पास आईफोन होता है उसमें भी ओपन हो जाएगा। देखो, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, सिंपल आपको इसको स्कैन करना है। यूट्यूब पर ये वाला मेरा यूट्यूब चैनल है, जिससे आप प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले सब क्लास मिलती रहे। ये मेरा एक व्हाट्सअप नंबर का क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो भी आप मुझे डायरेक्टली इस व्हाट्सअप पर कॉल कर सकते हो, 8600203353 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप इससे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं। उसके साथ साथ एक मेरा टेलीग्राम नंबर है, आप उस टेलीग्राम पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इन चीज़ों के द्वारा मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। प्लीज़ कृपया करके इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप उसे स्कैन करके मुझसे जुड़ सके। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से एक बात कह देता हूँ, देखो, ये वाला हमारा क्लास 12 का फिजिक्स है, किन स्टूडेंट के लिए, नीट, जेडब्ल्यू और एमएसटी सीईटी के स्टूडेंट के लिए। और ये होने वाला है हमारा इस क्लास का लेक्चर नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्लास। इस फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट क्लास 12 के फिजिक्स को। जिससे पहले हमने सिलेबस का कवर ऑलरेडी हमने पिछले वाले ओरिएंटेशन क्लास में किया था। फिर से जो भी नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, नए स्टूडेंट जुड़े हैं, उनके लिए फिर से एक बात बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, क्लास 12 का जो भी फिजिक्स है, इस फिजिक्स को हमने सिंपल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लास 12 फिजिक्स इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला वाला पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड पार्ट ऑप्टिक्स, थर्ड पार्ट इज मॉडर्न फिजिक्स, और एक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक्स से सिंगल एक ही चैप्टर है, सेमी कंडक्टर। अब आगे देखो, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फिर से पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड वन इज ऑप्टिक्स, सेकंड वन इज ऑप्टिक्स, और लास्ट वन पार्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि सिंपल हमने कंप्लीट सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। कुल मिलाकर हमारे पास कितने चैप्टर्स होंगे, 30 चैप्टर्स। लेकिन हम जब भी आगे मेजर करेंगे थोड़े ज़्यादा चैप्टर मिलेंगे, क्योंकि हम एक एक चैप्टर के कहीं पर 2-2 चैप्टर भी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन से चैप्टर आएंगे आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप मूविंग चार्ज एंड गैल्वेनोमीटर कह सकते हो। उसके बाद में मैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएम वेव। ऑप्टिक्स सेक्शन में आपके 2 ही चैप्टर रहेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपके 3 चैप्टर आएंगे, ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियर। और ये जो सेमी कंडक्टर चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, जो कि अलग सा है, राइट। अब यहाँ पर देखो, और एक बात, जो आपका सिलेबस है उसका 60% पोर्शन कौन सा पार्ट कंप्लीट करेगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
ऑप्टिक्स सेक्शन आपका लेता है 20%, मॉडर्न फिजिक्स आपका लेगा 50% और सेमीकंडक्टर का आपका लगभग लेगा 5%। परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिंपल मैंने आपको समझने के लिए बताया है। यानी कि मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। बाद में ऑप्टिक्स सेक्शन है और मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में होता क्या है, चैप्टर कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कम चैप्टर, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा, और चैप्टर भी बहुत छोटे छोटे थे। यहाँ पर जो भी चैप्टर है वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका 60% पोर्शन कवर करता है। लगभग आप कहोगे सर ये तो 50% होना चाहिए चैप्टर के अनुसार, नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, थोड़े लेंदी चैप्टर है, राइट। अब आगे देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेन सिलेबस को। क्लास 11 आपका सबसे पहले यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर हमारा क्लास 11 बर्बाद है, क्या हम क्लास 12 अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा यस, आप कर सकते हो, लेकिन सिंपल आपको आपके 100% देना ही पड़ेगा। क्लास 11 अगर आपका बर्बाद है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपने वेस्ट किया है, टाइम पास किया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो जरूर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी से आप स्टार्ट करते हो, मेरे साथ पढ़ते हो, अगर आप आपके 100% देना चाहते हो तो अभी भी आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्लास 12 के साथ साथ क्लास 11 भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब क्लास 11 के ऐसे कौन से चैप्टर है जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा तो कुछ चैप्टर नहीं, आपको सिंपल स्केलर एंड वेक्टर आना चाहिए, और उसके साथ साथ यूनिट एंड डायमेंशन। और बाद में जहाँ जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी पिछले वाले चैप्टर की, मैं आपको हर एक बात अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, क्या कहा था हमने, क्लास 12 का जो भी फिजिक्स है 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले वाला पार्ट था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले वाला पार्ट था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, हम किसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे, तो सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ कंबाइंड स्टडी ऑफ, जो कि हमने कल भी ऑलरेडी पढ़ा रखा था, कंबाइंड स्टडी ऑफ किसका कंबाइंड स्टडी होगा, कोई बता सकता है। पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि फिजिक्स का एक ऐसा सेक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इन चीज़ों के बारे में जिस पोर्शन में हम स्टडी करेंगे उस पोर्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। सिंपल उसको हम क्या कहेंगे, कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जिस सेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करते हैं उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने कुल मिलाकर कितने चैप्टर्स देखे थे, 7 चैप्टर्स देखे थे। कितना परसेंट लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट करेगा, ये 60% सिलेबस कवर करेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो भी आपका सेक्शन है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अब अगेन डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म again divided into 2 parts. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म again divided into 2 parts. पहले वाला पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले पार्ट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब थोड़ा हम इन दोनों पार्ट्स को समझेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और इलेक्ट्रोडायनामिक क्या होता है, जो कि मैंने ओरिएंटेशन क्लास में पहले से बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है,
लेकिन मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए, मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों के लिए मैं आप फिर से एक बार आपको दोहराऊंगा, फिर से एक बार पढ़ाएंगे। अब आगे देखो, ये जो 1 मिनट साउंड, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, एक इलेक्ट्रो और सेकंड वन इज स्टैटिक। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये दो वर्ड से बना है, एक है इलेक्ट्रो और सेकंड वन इज स्टैटिक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है और स्टैटिक का मीनिंग अलग अलग होता है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है और स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा समझेंगे हम। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थोड़ा वर्डिंग को समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले स्टैटिक का मीनिंग समझेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक यानी कि रेस्ट। स्टैटिक यानी कि क्या होगा, रेस्ट। और इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रो का सिंपल मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का सिंपल मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द चार्ज। इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होता है, चार्ज होता है। यानी कि हमने सिंपल आपसे क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड सेकंड वर्ड स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। अब स्टैटिक यानी कि रेस्ट और इलेक्ट्रो यानी कि होता है चार्ज। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि फिजिक्स का एक ऐसा सेक्शन जिसमें हम कंबाइन स्टडी करेंगे, सिंपल स्टडी करेंगे इसका चार्ज का, जो भी चार्ज किसमें होगा, रेस्ट में, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्या कहेंगे हम, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी कि जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है उसका स्टडी हम किस में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सिंपल मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जो भी चार्ज रेस्ट में होता है उसका स्टडी हम किस में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज और स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट। सिमिलरली उसी तरह से इलेक्ट्रोडायनामिक। अब यहाँ पर भी ये जो वर्ड है ये दो वर्ड्स मिला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक। अब यहाँ पर ये जो डायनामिक वर्ड है, इस डायनामिक का मीनिंग होगा, इस डायनामिक का मीनिंग होता है मोशन। डायनामिक यानी कि क्या होगा, मोशन। यानी कि सिंपल डायनामिक का मीनिंग क्या होता है, मोशन। और इलेक्ट्रो को, डायनामिक यानी कि क्या होगा, मोशन। और इलेक्ट्रो का जो भी मीनिंग रहेगा वो तो मीनिंग हमारे लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रो का सिंपल मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रो का मीनिंग चेंज होगा क्या, नहीं। इलेक्ट्रो यानी कि क्या होगा, सिंपल चार्ज ही होगा। इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज, और डायनामिक का मीनिंग क्या होता है, मोशन। यहाँ से हम सिंपल क्या क्या कह सकते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। जब भी चार्ज मोशन में होता है उसका स्टडी हम कहाँ पर करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और यानी कि मैं यहाँ से सिंपल लिख सकता हूँ, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन,
यानी कि जो भी चार्ज मोशन में होता है उसका स्टडी हम कहाँ पर करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास 12 का फिजिक्स हमने कम्प्लीटली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले वाला पार्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगेन डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने उसे, 2 पार्ट्स में। सबसे पहला वाला पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि क्या होगा, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक का मीनिंग क्या होगा, स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कृपया करके इसे सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। जो भी चीज़ें मैं बोर्ड पर लिखूंगा आपको आपके नोटबुक में लिखना ही लिखना पड़ेगा, राइट। और जितनी अच्छी आपकी नोटबुक उतना आपको पढ़ने को मन करेगा, इसलिए आपकी नोटबुक कृपया करके अच्छी तरीके से बनाए रखें। आगे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने कितने चैप्टर देखे थे, 7 चैप्टर थे। इन 7 चैप्टर में फिर से हम इन दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, यहाँ पर देखो टोटल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। अब समझो थोड़ा, हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी चैप्टर आएंगे उसको हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यानी कि हम सिंपल उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट का मीनिंग ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट को ही आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि यहाँ पर सिंपल एक ही चैप्टर मिला है हमें जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि इन दोनों चैप्टर में हम किसका स्टडी करेंगे, चार्ज का। और वो चार्ज कहाँ पर होगा, रेस्ट में होगा। वो चार्ज किस में होगा, रेस्ट में। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, सिंपल रेस्ट। अब आगे देखो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमें किन चैप्टर का स्टडी करना है। यहाँ पर सबसे पहले वाला चैप्टर होगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड चैप्टर आएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड नंबर चैप्टर मैग्नेटिज्म। उसके बाद का जो चैप्टर होगा आपका फोर्थ नंबर, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिफ्थ नंबर वाला जो चैप्टर होगा आपका वो होगा अल्टरनेटिंग करंट, राइट। और छठा नंबर जो भी आपका लास्ट वाला चैप्टर रहेगा उसे हम कहेंगे
6 नंबर पर EM वेव्स। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ रखा था। फिर से मैंने मेरे नए स्टूडेंट के लिए फिर से एक बार बता दिया। यहाँ पर डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? मोशन। डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? सिंपल मोशन। यानी कि एक सिंपल सी बात हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, ये जो चैप्टर मैंने लिखे है 6 चैप्टर, इन 6 चैप्टर में जो भी चार्ज होगा वो चार्ज किस में रहेगा? मोशन में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिंपल हमने ओवरव्यू लिया है कल वाले क्लास का, यानी कि ओरिएंटेशन क्लास का। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन चैप्टर की ओर, यानी कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। 1 बाय 1 हम इन सभी चैप्टर को कवर करेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 बाय 1 हम सभी चैप्टर को कवर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड, बाद में इन सभी चैप्टर को हम कवर करेंगे, राइट। अब देखो आगे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले वाला चैप्टर होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे पहला वाला चैप्टर कौन सा होगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका होगा हमारा एक फर्स्ट लेक्चर। इस फर्स्ट लेक्चर में, क्लास 12 के फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कौन सा चैप्टर है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट कहो, या तो फिर आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी कह सकते हो। लेक्चर है हमारा फर्स्ट। इस फर्स्ट लेक्चर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यानी कि आप सिंपल उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फिर से आप सबका मैं मेरे इस क्लास में एक बार स्वागत करता हूँ। मन लगा के पढ़ाई करिएगा, आप आपके 100% दीजिएगा, मैं भी मेरे 100% देता हूँ। हर एक दोनों मिलके हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को एक अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। चैप्टर का नाम डाल लो, लिख लो, आपके नोटबुक पर लिख लो। चलो हो गया, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। आज का जो हमारा गोल रहेगा, जो भी टॉपिक हमें कवर करना है, सबसे पहले देखो चैप्टर कौन सा है आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हमें समझना यही जरूरी है ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करेंगे। टुडेज गोल, आज का हमारा गोल क्या रहेगा, यानी कि हमें सिंपल इस क्लास में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसी के बारे में हम इसका कंप्लीट फील लेंगे। क्या करेंगे हम? इसका कंप्लीट फील, यानी कि कंप्लीटली हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को कभी देखा है? क्या ये विजिबल होता है या नॉट विजिबल है? क्या आप हम इलेक्ट्रिक चार्ज को देख सकते हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कहीं पर आपने पढ़ाई किया इलेक्ट्रिक चार्ज में? नहीं। कहीं पर सुना है? नहीं। लेकिन एक याद रखो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आपने कभी बचपन में ऐसे अपने सर पर स्केल या कॉम घिसा के अपने कागज़ के टुकड़े को ऊपर लिया था? ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने शायद ज़रूर किया होगा। नहीं किया होगा तो कम से कम आपने, जब आपके घर में एक टीवी लगाया होता है, आप उसके सामने ऐसे हाथ लेके जाते हो तो क्या होता है? आपके जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो खड़े रह जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? जब आपने, या फिर सर्दियों के दिन में आप क्या करते हो? कंबल लेते हो, उस कंबल पर आपको स्पार्किंग होते नजर आती है। आप जबकि आपके नेल है, वो नेल उस कंबल को घिसेंगे, यानी कि उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, उस टाइम आपको वहाँ पर स्पार्किंग दिखाई देती है और आप शॉक हो जाते हो कि स्पार्किंग यहाँ पर किस लिए, राइट। यानी कि, या फिर आपने ये भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसी बॉल को लेके आप अपने शर्ट पर घिसाते हो और उससे फिर वॉल से लगाते हो तो वो चिपक जाता है। ऐसा क्यों हुआ था? कभी आपने सोचा है?
इन सभी एक्सपेरिमेंट से किसी ना हर एक ने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। चाहे तो आपने कभी स्केल अपने बालों पर रगड़ी होगी और उसे पेपर के पीसेस को ऊपर उठाया होगा, या तो फिर आपने ऐसे अपने बाल खड़े किए होंगे, नहीं तो आपने कंबल पर जब भी आप हाथ लगाते हो वहाँ पर स्पार्किंग दिखाई देती है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी, इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो इसके पीछे का सबसे पहले वाला रीज़न था इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके पीछे का रीज़न क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने तो कह दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इसके पीछे का एक रीज़न था, जो बचपन में आपने हरकतें की है उसी टाइम आपने सोचा भी होगा, लेकिन आपने समझा था क्या? नहीं। अब हम यहाँ पर एक उसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जो इन सभी चीज़ों के लिए क्या थी? रिस्पॉन्सिबल थी, राइट। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इन सभी एक्सपेरिमेंट के लिए, जो एक्सपेरिमेंट आपने किए थे, जो बचपन में आपने हरकतें की थी, उन सभी के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये नॉट विजिबल है। हम इसे देख सकते हैं क्या? नहीं, नॉट विजिबल फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होता है? या तो ये स्केलर होगा या तो फिर ये वेक्टर होगा, या तो ये स्केलर होगा या तो एक वेक्टर होगा। क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो तो या तो फिर एक स्केलर होती है या तो फिर वेक्टर होती है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने सिंपल आपको कह दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज है, नॉट विजिबल है। अब कंप्लीट स्टडी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल मैं एक आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा है। आपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे बचपन में, जो भी हरकतें की थी, उसके लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है? जिम्मेदार है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम देख सकते हैं क्या? नहीं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी इसका मतलब क्या होता है? या तो ये स्केलर होगी या तो फिर ये वेक्टर होगी। आगे हम डिसाइड करेंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है। क्या इसे यूनिट होता है? यूनिट एंड डायमेंशन होता है? देखो, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी है, डिसाइड करना है हमें स्केलर है या वेक्टर है। उसके बाद में इसे यूनिट एंड डायमेंशन होता है या नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है तो क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज समझने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी समझना, उसे हम कहेंगे मास। चार्ज समझने से पहले हमें मास समझना बहुत ज़रूरी है। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को छोड़ के हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? मास। ये मास क्या होता है? कोई बता सकता है? हाँ हाँ, मुझे पता है ना। आप क्या कहोगे? भैया हमें सबको पता है मास क्या होता है। क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने पूछा है, आप सब लोग बोलोगे वो बचपन वाली डेफिनेशन जो कि आपने रट रखी थी, द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। किसी भी बॉडी में जो भी मैटर होता है, मैटर की जो भी क्वांटिटी होती है, उसे हम मास कहेंगे। ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, क्लास 11th आपने कंप्लीट कर रखी है, इसका मतलब आपने क्लास 11th में एक नई डेफिनेशन पढ़ी थी। बताओ। देखो, बचपन में आपने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी, कि वहाँ कौन सा एक टॉपिक लिखा था? यहाँ पर सिंपल आप क्या कहोगे? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। द अमाउंट ऑफ मैटर किसी भी बॉडी में जो भी मैटर का अमाउंट होता है, उसे हम सिंपल क्या कहेंगे? मास कहेंगे। ये वाली जो डेफिनेशन है वो अपने क्लास 8 या फिर क्लास 9th में और 7th में भी पढ़ रखे, जो कि आपने रट रखा था कि मास यानी कि क्या होता है?
आपसे आपके टीचर ने रटवा लिया था और आपने भी रट लिया था कि द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, किसी भी बॉडी में जो भी मैटर होता है उस मैटर की क्वांटिटी को हम सिंपल क्या कहेंगे, मास कहेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज अब आपके बड़े भैया के पास पढ़ने के लिए आए हो तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, हर एक डेफिनेशन यहाँ पर बताई जाएगी। लेकिन उसके बाद में अपने क्लास 11th में एक नया डेफिनेशन भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ग्रेविट, समझो सिंपल, एक नया डेफिनेशन आपने पढ़ा था। अगर मैंने आपको सिंपल ये कह दिया कि मेरे पास एक बॉल रखा हुआ है, यानी कि एक बॉडी है, इस बॉडी को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये क्या हो गई, नीचे ड्रॉप हो गई। अगर मैंने उसके साथ साथ इस पेपर को भी छोड़ दिया, ये पेपर भी क्या आ गया, नीचे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों बॉडी में एक फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट थी जिसकी वजह से ये नीचे गिरे, यानी कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, मास किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। अगर इस बॉडी में मास नहीं होता, अगर इस बॉडी में मास नहीं होता, क्या इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो पाता? नहीं होता। यानी कि नो मास नो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एक्ट हुआ है? अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे गिरेगा। नीचे क्यों गिरा? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हुआ है जिस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ है ये किसकी वजह से एक्ट हुआ है? इस मास की वजह से। किसकी वजह से एक्ट हुआ है? इस मास की वजह से। यानी कि हम सिंपल यहाँ पर क्या कह सकते हैं, मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मास क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, राइट। हमें चार्ज पढ़ना है लेकिन लगभग लगभग दोनों चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब यहाँ से मैंने आपको सिंपल अभी क्या बताया, मास यानी कि क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। ये आपने क्लास 8-9 में पढ़ा था। क्लास 11th में आपने क्या पढ़ रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट। क्या समझ लिया है हमने क्लास 11th में? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, द सिंपल। क्लास 11th में आपने क्या, ये हमने कहाँ पर देखा है, क्लास 11th में क्या पढ़ा था हमने क्लास 11th में? मास यानी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है या किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि मास रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ये दोनों बातें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। आगे आने वाले मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, क्लास 9th, ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11। आगे आने वाले मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि मास क्या है, सिंपल एनर्जी का फॉर्म है। ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में। देख बात समझ में आ रही है? मुझे सिंपल यही पढ़ाना है, मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर देखो हमने तीनों डेफिनेशन कवर कर लिया। व्हाट इज मास, मास क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि मास इज नथिंग बट
हमने यहाँ पर तीनों डेफिनेशन कंप्लीट कवर कर लिए। मास यानी कि मैंने आपको सिंपल क्या बताया है, ये तीनों डेफिनेशन हमने देख ली। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहा मैंने, मास के तीनों डेफिनेशन है। क्लास बचपन में आपने अलग डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि मास एक ऐसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और थर्ड नंबर डेफिनेशन हमने ये भी देखी थी, मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास किसका फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि मुझे सिंपल आपको यही बताना है, जैसे कि मास क्या होता है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, देखो क्या कहा मैंने आपको, मास क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मास इज नथिंग बट क्या है, सिंपल एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ से हमें क्या पता चला, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। यानी कि अगर मास नहीं होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो पाता क्या, नहीं। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नो मास नो ग्रेविटेशनल फोर्स, नो मास नो ग्रेविटेशनल फोर्स। नो मास नो ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या अब इस मास को, ये भी हमने पढ़ रखा था, ये जो मास होता है, मास को यूनिट एंड डायमेंशन भी होता है। मास का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, चलो इन चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ा देख ही लेते हैं। अब ये जो मास है, आगे ही देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मास क्या, इस मास को यूनिट एंड डायमेंशन होता है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी इसका मतलब क्या है, इसे यूनिट भी होगा और इसे डायमेंशन भी होगा, तो इसका यूनिट क्या आएगा, देखो मास का यूनिट क्या होता है और उसके साथ साथ हम क्या निकालेंगे, इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसका यूनिट जो आएगा आपको सबको पता होना चाहिए, मास का यूनिट होता है केजी। मास का यूनिट क्या आएगा, केजी, और इसका डायमेंशन क्या होगा, सिंपल आपका यम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने आपके मास के बारे में मैंने आपको 5-10 मिनट पढ़ाया, ये किसके लिए पढ़ाया, ताकि आपको आपका आगे आने वाला टॉपिक यानी कि चार्ज अच्छी तरीके से समझ में आए। अब मास के बारे में हमने सिंपल क्या देखा है, मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से, यानी कि किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। कौन सा फोर्स एक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि मास यानी कि सिंपल हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, बॉडी की सिंपल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, मास यानी कि क्या है,
फिजिकल क्वांटिटी, किसकी फिजिकल क्वांटिटी? किसी भी बॉडी की एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा दादा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। समझ में आ रहा है ताई? नहीं समझ में आ रहा फिर से बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, समझ में आ रहा। आगे देखो, अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की ओर। अब मैंने आपको मास क्यों पढ़ाया? क्योंकि लगभग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास सेमी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैंने आपको बताया था, मास क्या होता है? बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। सिमिलरली उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। जैसे मास एक बॉडी की प्रॉपर्टी, सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हम कहेंगे, या फिर आप सिंपल प्रॉपर्टी कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी बॉडी की क्या है? सिंपल प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कौन सा फोर्स एक्ट होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आ रहा है? क्यों मैंने आपको मास पढ़ाया है? मास में भी मैंने आपको यही बताया था, मास इज प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। सिमिलरली उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिसकी वजह से उस बॉडी पर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि हम सिंपल यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम सिंपल क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस बॉडी पर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा। यानी कि हम सिंपल ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। नीचे लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या कहा मैंने आपको अभी? इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। इलेक्ट्रिक चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा क्या? नहीं, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके साथ साथ क्या आएगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। देखो सिंपल मैंने क्या कहा आपको अभी, कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि अगर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो पाता है क्या? नहीं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अगले आने वाले लेक्चर में भी हो सकता है, क्योंकि लगभग हमें 1 आवर हो चुका है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? दोनों बातें समझ में आ रही? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक मास। फिर से एक बात बता देता हूँ, देखो मास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या कहा मैंने? मास यहीं पर देखेंगे, मास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या आएगा? मास जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल और चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स,
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। समझ में आ रहा है दादा? समजतंय? समझ में दादा समजतंय का? ताई समजते सगळ्या गोष्टी? एकदम कन्सेप्ट क्लिअर आहे? बघा परत सांगतोय. मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स. सिमिलरली चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए. अब पिछली वाली क्लास में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि मास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इस मास को क्या होता है? यूनिट एंड डायमेंशन. क्या होता है इसे? यूनिट एंड डायमेंशन. मास को क्या होता है? यूनिट एंड डायमेंशन. तो मास का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है इसका केजी. इसे यूनिट एंड डायमेंशन होता है. यूनिट भी होता है, उसके साथ साथ इसे डायमेंशन भी होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, क्या मास को यूनिट एंड डायमेंशन होता है? क्या मास को यूनिट एंड डायमेंशन होता है? ये स्केलर क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? यूनिट एंड डायमेंशन होता है क्या? कितने तरह के चार्जेस होते हैं? टाइप्स होते हैं क्या इसके? क्या मास का कोई टाइप होता है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. अभी तक मैंने आपको सिंपल चार्ज बताया है. उसके बाद हमारा टॉपिक आता है उसका डायमेंशन, उसका यूनिट और उसके टाइप क्या रहेंगे. तो सबसे पहले अब इसके डेफिनेशन लिखेंगे हम चार्ज की एक अच्छी तरह से. इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज. अब आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि किसी भी बॉडी की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है. यानी कि हम सिंपल अब यहाँ से क्या कहेंगे? सिंपल द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्या होता है? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी देखो क्या कहा मैंने सिंपल. इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्या होता है? सिंपल एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. सबसे पहले किसकी प्रॉपर्टी? एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है या फिर मैटर भी कह सकते हो. द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से वो वाली बॉडी या तो प्रोड्यूस करेगी या फिर एक्सपीरियंस करेगी. किसे एक्सपीरियंस करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. यहाँ पर आप डायरेक्टली फोर्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं.
इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो वाली बॉडी या तो एक्सपीरियंस करेगी या फिर प्रोड्यूस करेगी किसे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, या दोनों भी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल हमने डेफिनेशन देखी है। क्या इन सभी बातों से आप सहमत हो? राइट। आगे हमारा टॉपिक आता है अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट तो कह दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है? राइट, यहाँ पर हमने तो डेफिनेशन में कह दिया ना कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो ये जान लो, चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी या तो एक्सपीरियंस करेगा या तो फिर प्रोड्यूस करेगा किसे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट की वजह से हम फोर्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाले क्लास में जरूर डिस्कशन करेंगे। तो अब हमारा आगे वाला टॉपिक होता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट क्या होगा? तो उससे ही पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट एंड डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन से पहले हम इन दोनों चीज़ों को एक बार कवर कर लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट क्या होता है। क्यों इफेक्ट देखेंगे हम? क्योंकि डेफिनेशन में हमने वैसे पढ़ाया आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसे कहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्या होता है, सिंपल इफेक्ट है। ऐसे बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बॉडी क्या करेगी, एक एक्सपीरियंस करेगी या फिर प्रोड्यूस करेगी किसे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा एक स्पीड में समझ लेते हैं। अब कोई भी बॉडी हो उसके दो ही फिजिकल स्टेट होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया चार्ज, क्या है मेरे पास, ये वाला चार्ज है। अब चार्ज दिखता कैसा है, नॉट विजिबल। चार्ज विजिबल है क्या? नहीं। चार्ज विजिबल है क्या? नहीं। यानी कि हम चार्ज को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। चार्ज, कोई भी चार्ज हो, चार्ज के दो फिजिकल स्टेट पॉसिबल होते हैं। चार्ज हो, चार्ज के कितने फिजिकल स्टेट पॉसिबल होंगे? कोई भी चार्ज अगर होता है वो कोई ना कोई फिजिकल स्टेट में होता है। अब फिजिकल स्टेट कौन से हैं? या तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है या तो चार्ज मोशन में हो सकता है। चार्ज किस में हो सकता है, रेस्ट में, या फिर चार्ज किस में हो सकता है, मोशन में। या तो जो हमारे पास चार्ज है वो वाला चार्ज या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। अब अगर चार्ज मोशन में होता है उस टाइम क्या होगा, अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो उस टाइम क्या होगा? देखो, फिजिकल स्टेट बॉडी की, चार्ज जो होता है उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, या तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है, चार्ज किस में हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, या फिर चार्ज मोशन में हो सकता है। या तो चार्ज रेस्ट में होगा या तो चार्ज मोशन में होगा। लेकिन हमारे पास मोशन दो तरह के, कितने तरह के मोशन है हमारे पास, दो तरह के मोशन होते हैं। सबसे पहले देखो, या तो चार्ज आपका रेस्ट में होगा या फिर चार्ज आपका मोशन में होगा। अब दोनों जगह पर उसका इफेक्ट अलग अलग होता है। या तो चार्ज मोशन में होता है या फिर चार्ज रेस्ट में होता है। जब भी चार्ज रेस्ट में होता है इसका मतलब क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, जीरो। चार्ज मोशन में है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नॉन जीरो। रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो, मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी नॉन जीरो। और जो भी चार्ज रेस्ट में होता है वो सिंपल क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जो भी चार्ज रेस्ट में होता है वो वाला चार्ज सिंपल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हमने यहाँ पर कह दिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस करता है,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी चार्ज रेस्ट में होता है उस टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब भी चार्ज मोशन में होता है उस टाइम, जब भी चार्ज रेस्ट में होता है उस टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब भी चार्ज मोशन में होता है उस टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है? सिंपल मैंने यहाँ पर एक एनसीईआरटी की लाइन लिखी है। हमारे पास जो भी चार्ज होता है, चार्ज के दो ही स्टेट पॉसिबल है। कौन सा स्टेट? चार्ज या तो रेस्ट पे हो सकता है या चार्ज किस में रहेगा? मोशन में। जब भी चार्ज रेस्ट में होता है उस टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो, मोशन वाला चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो। जब भी चार्ज रेस्ट में होता है वो सिंपल क्या प्रोड्यूस करेगा? जब भी चार्ज रेस्ट में होता है सिंपल वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब भी चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर मोशन और हमारे पास दो तरह के होते हैं। मोशन हमारे पास क्या होते हैं? दो तरह के। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, रेस्ट वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ कई केस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस कर सकता है, मे बी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज कब प्रोड्यूस करेगा? अब यहाँ पर देखो, मोशन हमारे पास अगेन दो तरह के मोशन होते हैं। मोशन हमारे पास कितने होते हैं? दो तरह के, एक यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा मैंने आपको? मोशन हमारे पास अगेन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो थोड़ा समझो, मोशन होता है दो तरह के, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल समझो, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आएगा? आपका जीरो आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहेंगे? जब भी आपका वेलोसिटी ये कांस्टेंट होगा क्या? नहीं, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो कुछ ना कुछ आपका एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि हम उसे क्या कहेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को और क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे हम? सिंपल उसे एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल देखो, थोड़ा टॉपिक हमारा आगे आगे बढ़ता जा रहा है। चार्ज होता है, चार्ज के दो स्टेट होते हैं, या तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है या फिर चार्ज मोशन में होता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है वो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब चार्ज मोशन में होता है उस टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन एक केस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस करेगा, इसी बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो, मोशन जो है, मोशन अगेन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर देखो, यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि उस मोशन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ही होगा। अब आगे देखो, जब मोशन जो होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है उस टाइम में जब भी आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है उस टाइम सिंपल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। उस टाइम सिंपल क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब भी चार्ज
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ईएम वेव्स। समझ में आ रहा है? इसे राइट डाउन कर लो एक बार, पहले नोट कर लिया। देखो फिर से एक बात दोहराता हूँ, क्या देखा हमने, कोई भी चार्ज या तो रेस्ट में हो सकता है या तो फिर मोशन में होगा। जब भी चार्ज रेस्ट में होता है वो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, नो मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्ज मोशन में होता है, मोशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो, यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो नॉन यूनिफॉर्म में उसके साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिंपल देखो, इसे हम याद कैसे रखेंगे। ये मेरे पास इस साइड में इफेक्ट रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस साइड में चार्ज का स्टेट रखा है मैंने, क्या रखा हुआ है, चार्ज का स्टेट। तो समझो वन बाय वन समझेंगे। अगर चार्ज में रेस्ट में होता है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या आएगी इसकी, जीरो। जब भी किसी चार्ज की वेलोसिटी जीरो होती है, इसका मतलब वो वाला चार्ज किस में होगा, रेस्ट में। और जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो एक बात तो समझो, जो भी चार्ज रेस्ट में होता है तो उस टाइम वो सिंपल क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या, नहीं करेगा। ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन हमारे पास दो तरह के होते हैं। ये देखो, इन दोनों बॉक्सेस में हमने क्या रखा हुआ है, मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर वेलोसिटी हमने जीरो बताई थी, वेलोसिटी हमने क्या ली थी दादा, जीरो ली थी। अब आगे देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या होता है एक्सेलरेशन, जीरो। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, जब भी कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उस टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, लेकिन ईएम प्रोड्यूस करेगा क्या, नहीं। जब भी चार्ज रेस्ट में होता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड नंबर, जब भी चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या, नहीं। और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब इसे कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हम उस मोशन को और क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे दादा, एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो उस टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए चार्ज कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, तो कब करेगा, जब वो वाला चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। चार्ज रेस्ट में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो जल्दी से इसे ड्रॉ कर लो, थोड़ा साइड हट जाता हूँ। हो गया सबका। आगे देखो, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल हमने चार्ज के क्या क्या देखा है, अभी हमने चार्ज का डेफिनेशन देखा है, उसके साथ साथ उसका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमने पढ़ लिया है, यानी कि इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम बात करेंगे डायमेंशन एंड यूनिट का। अब फिजिकल क्वांटिटी है अलग, इलेक्ट्रिक चार्ज है, स्केलर होगी या वेक्टर होगी, उसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, यूनिट है तो यूनिट क्या क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन इस क्लास में अब डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़ा है। सिंपल हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देख ली, उसके साथ साथ उसका जो भी इफेक्ट होता है उन इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी? इसका मतलब मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ रखा था क्लास 11th में, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो या तो स्केलर होती है या तो फिर वेक्टर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक चार्ज या तो स्केलर होगा या तो फिर वेक्टर होगा। क्या उसको यूनिट होता है? होता है तो उसका यूनिट क्या है? क्या इलेक्ट्रिक चार्ज को डायमेंशन भी होता है? होता है तो उसका डायमेंशन क्या है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम अब बात करेंगे। अभी हम इसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी? स्केलर। अब स्केलर का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, स्केलर यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि चार्ज को डायरेक्शन है क्या? नहीं, चार्ज को डायरेक्शन नहीं है, चार्ज को सिंपल क्या है? मैग्नीट्यूड। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपल हमने स्केलर किसे कहा है? स्केलर यानी कि क्या होगा इसे? ओनली मैग्नीट्यूड। क्या रहेगा इसे? ओनली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हो सकती है क्या? नहीं। डायरेक्शन होगी क्या? डायरेक्शन होगी क्या? नहीं, नो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मीनिंग होता है सिंपल, उसे क्या होगा? मैग्नीट्यूड। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर कह दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब ये होता है कि उसे क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो फिर इस इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस मैग्नीट्यूड के बारे में हमें वन बाय वन डिस्कशन करना पड़ेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q इज इक्वल टू आई टी। यानी कि Q इज इक्वल टू आई टी। अब यहाँ पर I यानी कि क्या होगा? करंट। एंड T यानी कि क्या होता है? टाइम। I यानी कि क्या होगा? T यानी कि सिंपल होगा टाइम। T यानी कि क्या होगा? टाइम। और यहाँ पर I यानी कि क्या होगा? करंट। I यानी कि क्या होगा? करंट। और Q यानी कि क्या होगा? Q यानी कि सिंपल होता है चार्ज। Q का मीनिंग क्या होता है? चार्ज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ से हमें क्या पता चला? इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी होता है वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q से। चाहे तो आप कैपिटल Q यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप स्मॉल q भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, उसे क्या होगा? मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? Q इज इक्वल टू आई टी। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमने ये मैग्नीट्यूड कहाँ से लिखा? तो आगे आने वाले क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा चैप्टर होगा हमारा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल हमने करंट की डेफिनेशन बताई है वहाँ पर। करंट यानी कि क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि कितने देर में कितना चार्ज फ्लो होता है, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमने सिंपल यहाँ पर क्या कहा? इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज डिवाइड बाय टाइम। क्या होगा? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। यहाँ से हम Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सिंपल ये वाला जो T है इसे हम शिफ्ट करेंगे डिवीजन से, यहाँ पर किस में आएगा? ये मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि I इंटू टी। यहाँ से हम सिंपल टाइम ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। यहाँ से हमें क्या मिला है? Q इज इक्वल टू आई टी। और इसे हमने क्या कहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ आया? मैग्नीट्यूड हमने कहाँ से लिखा है? Q इज इक्वल टू आई टी। मैग्नीट्यूड हमने लिखा है Q इज इक्वल टू आई टी। कहाँ से लिखा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
ये हमने किसके बारे में बात की है? मैग्नीट्यूड के बारे में। ये क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड। ये क्या मिला है हमें? इसका मैग्नीट्यूड। अब हमें यहाँ से ये पता चला कि स्केलर क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता चला है। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट एंड उसके डायमेंशन की। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, इसका मतलब उसे मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या होता है? उसे यूनिट होता है। अब उसका यूनिट क्या आएगा? आगे हम डिस्कशन करेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट सिंपल, यहाँ पर समझने के लिए उसका मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ, Q इजिकल टू आई इंटू टी। क्या लिखा है हमने यहाँ से? Q इजिकल टू आई इंटू टी। यानी कि अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का हमें क्या देखना है यहाँ पर? यूनिट एंड उसका डायमेंशन। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले एक बात समझो। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, स्केलर का मीनिंग क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, देखो ऐसे पढ़ेंगे इसको, 1 मिनट। इलेक्ट्रिक चार्ज का हमें क्या फाइंड करना है? उसका यूनिट हमें फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का हमें क्या फाइंड करना है? उसका यूनिट। तो यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था। देखो, मैंने आपको पहले ही बता रहा है, क्लास 11th की हम बात सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन के लिए ही करेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दो तरह का से लिख सकते हैं हम। एक होता है एसआई यूनिट और सेकंड वन इज सीजीएस यूनिट। क्या होता है? एसआई यूनिट एंड सेकंड वन इज सीजीएस यूनिट। यानी कि यहाँ पर भी कितने यूनिट हो सकते हैं? 2 यूनिट। एक होता है एसआई यूनिट और सेकंड वन इज सीजीएस यूनिट। यहाँ पर हमें मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स देखने हैं। एक होता है एसआई यूनिट, सेकंड वन इज सीजीएस यूनिट, और यहाँ पर हम एक थर्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहेंगे प्रैक्टिकल यूनिट। क्या कहेंगे हम उसे? प्रैक्टिकल यूनिट। हमारे पास मेनली 3 तरह के यूनिट होते हैं। मेनली तो हमारे पास 2 ही तरह के यूनिट होते हैं। एक होता है एसआई यूनिट, सेकंड वन इज स्केलर सीजीएस यूनिट। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यूनिट हम देखेंगे 3 तरह के। सबसे पहले वाला यूनिट देखना है हमें एसआई यूनिट, उसके बाद में हम देखेंगे सीजीएस यूनिट, और थर्ड नंबर हमें देखना है उसका प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, यूनिट क्या होते हैं? यूनिट हम कहाँ से डिराइव करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से। चार्ज यानी कि क्या लिखा है यहाँ पर? सिंपल, करंट इनटू टाइम। अब करंट का डायमेंशन, करंट का यूनिट क्या होता है? करंट इनटू क्या होगा उसका? टाइम। चार्ज यानी कि करंट इनटू टाइम। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो सिमिलरली इसका जो एसआई यूनिट होगा वो एसआई यूनिट आएगा आपका एम्पियर इंटू सेकंड। क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर इंटू सेकंड। क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर इंटू सेकंड। और ये एम्पियर हमने कहाँ से लिया है?
Q इज इक्वल टू आई टी, आई यानी कि करंट, टी यानी कि टाइम, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कूलम। क्या कहेंगे? सिंपल कूलम। कूलम यानी कि एम्पेयर इंटू सेकंड को ही हम क्या कहेंगे? कूलम कहेंगे। और कूलम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कैपिटल सी से। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल हमने एसआई यूनिट देखा है, एसआई यूनिट इज एम्पेयर इंटू सेकंड, दैट मीन्स कूलम। सीजीएस यूनिट जो भी होगा आपका वो होगा स्टेट कूलम। क्या कहेंगे हम इसे? स्टेट कूलम, स्टैट कूलम भी कह सकते हो, स्टैट कूलम। या फिर आप इसे एक अलग ही नाम दे सकते हो, जैसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दैट इज ई एस यू। क्या कहेंगे हम? ई एस यू। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो सकते हैं इसके? चलो ज़रा प्रैक्टिकल यूनिट को देखते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट होगा आपका ए बी कूलम, या फिर आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? ई एम यू। ई एम यू का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट कहो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, कौन सा होगा आपका? ए बी कूलम। क्या होगा आपका? ए बी कूलम। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या क्या देखा है हमने। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब उसे क्या होगा? यूनिट। इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट हमारे पास 3 यूनिट्स हमें यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले वाला यूनिट होगा एसआई यूनिट, बाद में सेकंड सीजीएस यूनिट, थर्ड नंबर प्रैक्टिकल यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम, सीजीएस यूनिट ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर सिंपल स्टेट कूलम भी आप कह सकते हो। प्रैक्टिकल यूनिट कौन सा होगा आपका? ए बी कूलम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर अदर स्मॉल यूनिट क्या हो सकते हैं, वो भी देखना जरूरी होता है। अदर स्मॉल यूनिट, चलो सेकंड पेज पे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर अदर स्मॉल यूनिट, सेकंड स्लाइड पर ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर जो हमने यूनिट देखे, इनके कन्वर्जन भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको एम्पेयर का कूलम का कन्वर्जन स्टेट कूलम में करना है, स्टेट कूलम का कन्वर्जन आपको ए बी कूलम में करना है, इनके लिए कन्वर्जन देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इनका कन्वर्जन हम यहाँ पर देखेंगे नोट में। कन्वर्जन अब देखो 1 कूलम यानी कि क्या होगा? 1 कूलम यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ क्या आएगा आपका? स्टेट कूलम, जिसकी वैल्यू लगभग इक्वल टू हो गई 1/10 ए बी कूलम। क्या आएगा?
1/10 ये भी कूलम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, अदर स्मॉल यूनिट, क्या इसके अदर भी यूनिट हो सकते हैं? हाँ, अदर स्मॉल यूनिट, अदर स्मॉलर यूनिट, अदर स्मॉल यूनिट्स। अब अदर स्मॉल यूनिट में देखो, ये फिजिक्स है, अगर आपको हर जगह पर 1 कूलम 10 कूलम ऐसा नहीं आएगा, कुछ स्मॉलर यूनिट भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि देखो, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 कूलम, त्यानंतर 1 मायक्रो कूलम, उसके बाद 1 नैनो कूलम, उसके बाद क्या हो सकता है 1 पिको कूलम। अब यहाँ पर देखो, सिंपल बात को समझो, 1 मिली कूलम यानी कि क्या आएगा? 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ कूलम। इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। देखो, मिली इज रिप्रेजेंटेड बाय m, माइक्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, नैनो इज रिप्रेजेंटेड बाय n एंड पिको इज रिप्रेजेंटेड बाय p। हम यहाँ पर 1 देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है बघ दादा, लक्षात आहे का? बघ, 1 मिली कूलम म्हणजेच काय असणार आहे? 10⁻³ कूलम। त्यानंतर 1 मायक्रो कूलमचं मिनिंग काय असणार आहे? म्यूचं मिनिंग होतो 10⁻⁶ कूलम। त्यानंतर नॅनो कूलमचा मिनिंग होतो 10⁻⁹ कूलम आणि पिकोचा मिनिंग होतो 10⁻12 कूलम। इथपर्यंत काय अडचण आहे का? लक्षात आहे का दादा? सिंपल हे अदर स्मॉल युनिटसुद्धा यूज केल्या जाऊ शकतात। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम, मायक्रोचा मिनिंग असतो 10⁻⁶, नॅनोचा मिनिंग होतो 10⁻⁹ आणि पिकोचा मिनिंग काय होणार? 10⁻12। इथपर्यंत समजतं का दादा? लक्षात आहे सगळ्या गोष्टी? अदर स्मॉल यूनिट तुला सांगितलेल्या आहेत, लक्षात है? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? 1 मिली कूलम यानी कि क्या होता है? 10⁻⁻3। 1 माइक्रो कूलम का मीनिंग क्या होता है? 10⁻⁻6। नैनो का मीनिंग होता है 10⁻⁹ और पिको का मीनिंग होता है 10⁻12। अब यहाँ पर नोट करके और एक पॉइंट आप लिख सकते हो, यहाँ पर नोट करके आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये भी समझना बहुत जरूरी होता है, नोट। इसे हम नोट में लिखेंगे। हम इसे नोट में लिखेंगे। स्मॉलर यूनिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, ये जो चार्ज है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा और इसका लार्जेस्ट यूनिट क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट एंड लार्जेस्ट यूनिट। देखो, समझ में आ रहा था? बोर होते का? बोर हो रहा है क्या? नहीं। देखो, नोट में हम और एक बात ऐड करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट एंड लार्जेस्ट यूनिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा इसका? चार्ज का, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज। ये जो चार्ज है इसका जो लार्जेस्ट यूनिट होगा और स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फ्रैंकलिन। क्या कहेंगे हम उसे? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, और जिसे आप और एक बात में ESU भी लिख सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज इज फ्रैंकलिन, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज इज फैराडे।
लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज इज क्या होगा, फैराडे। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज इज फैराडे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 फैराडे इज हाउ मेनी कूलम। 1 फैराडे यानी कि कितना कूलम होता है। देखो यहाँ पर 1 फैराडे यानी कि एक बहुत बड़ा चार्ज है। 1 फैराडे एक बहुत बड़ा चार्ज है। क्यों बहुत बड़ा चार्ज है? 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है वो 96,500 कूलम होती है। 96,500 कूलम, ये आपको याद रखना है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। यानी कि देखो एक 1 फैराडे यानी कि कितना बड़ा चार्ज है, लगभग 1 लाख के आसपास। 96,500, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल हमने किस चीज़ के बारे में बात की, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके हमने क्या देखे यहाँ पर, यूनिट्स। अब बात आती है उसके डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन, किसका डायमेंशन फाइंड करना है हमें? चार्ज का। किसका डायमेंशन फाइंड करना है हमें? चार्ज का डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमने उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा था? Q इजिकल टू आई इंटू टी। क्या लिखा था? Q इजिकल टू आई इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टाइम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हम जो डायमेंशन डिराइव करते हैं, हम कहाँ से डिराइव करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से। अब यहाँ पर डायमेंशन, हमें Q का डायमेंशन फाइंड करना है, यानी कि चार्ज का डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन इजिकल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ करंट इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ करंट इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम। अब कोई बता सकता है डायमेंशन ऑफ करंट क्या होता है? डायमेंशन ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? सेकंड। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? सिंपल टी। टाइम का डायमेंशन क्या आएगा? टी। यानी कि इसका फाइनल डायमेंशन हमें जो भी मिलेगा वो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ क्यू, यानी कि डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द ए टी। ए यानी कि एम्पियर, टी यानी कि टाइम। यानी कि हमें यहाँ से मिला है डायमेंशन ऑफ चार्ज इज ए टी। क्या मिला है हमें? डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज ए टी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसके यूनिट हमारे पास 3 तरह के, ऐसा यूनिट होता है एम्पियर यानी कि कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, प्रैक्टिकल यूनिट होगा आपका एबी कूलम। वहाँ से हमने बात की यहाँ पर अदर स्मॉलर यूनिट के बारे में। 1 मिली कूलम यानी कि 10⁻⁻3, माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻6 और नैनो का मीनिंग होता है 10⁻⁹। स्मॉलेस्ट यूनिट जो भी आपका होगा वो क्या होगा? फ्रैंकलिन। और लार्जेस्ट यूनिट क्या है? फैराडे। उसके बाद हमने बात की है डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज 80। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। आप सभी ने एक बहुत बड़ा क्लास कवर कर लिया है। अब आगे देखो, आगे आने वाला हर पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप सबका बहुत बड़ा थैंक यू। आप सभी ने जी जान लगा के इस क्लास को कंप्लीट किया है। आपके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट टाइम को अपने काम के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। इस सभी के लिए मैं आप सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।